फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब ही है कि इसमें दो समांतर प्लेटें होंगी। ठीक है, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। तो हम क्या करते हैं, प्लेट ए को, अच्छा आप अगर फिगर देखें तो दोनों प्लेटें कैसी हैं, एक स्टैंड से लगी हुई हैं। ठीक है, विद्युत रोधी स्टैंड से दोनों प्लेटें लगी हुई हैं। और इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। और इन प्लेटों का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो ए है। ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए। आपने क्या किया, आपने पहले इस वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज आपने दे दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आपने जब इसको आपने दे दिया, तो जो बी प्लेट होती है, बी प्लेट जब आप इसके सामने लाते हो तो आपको पता है कि इसके जो ऋणावेश होंगे वो इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब जहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव की साइड में ऋणावेश इकट्ठा हो जाएंगे और इसके अपोजिट साइड में धनावेश इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, और इन धनावेशों को आप क्या करो, अर्थ कर दो, यानी कि ग्राउंड कर दो। तो ये धनावेश जो हैं ये सारे के सारे पृथ्वी में चले जाएंगे। तो ले दे के आपके पास क्या बचेगा, एक प्लेट आपकी धनावेशित हो जाएगी, दूसरी प्लेट आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। और ये जो आपका जो बीच वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे या तो निर्वात होगा, यहाँ पे या तो निर्वात होगा या कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होगा। ठीक है, या कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होगा जिसका परावैद्युतांक के होगा। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। इस बीच के माध्यम में आप या तो निर्वात रख सकते हो या परावैद्युत पदार्थ भर सकते हो। तो फाइनली जब इसका तो फाइनली जब इसका फिगर आता है वो इस तरीके का समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके बन जाता है। ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। ए को आप, ये ए आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई, बी आपकी निगेटिव चार्ज हो गई, और इनके बीच की दूरी मतलब एक दूसरे से डी दूरी पे है। और इनका जो परावैद्युतांक है वो के है। अगर निर्वात है तो यहाँ पे के बराबर 1 हो जाता है। अदरवाइज कोई पदार्थ अगर आपने रख दिया, विद्युत रोधी पदार्थ रख दिया, तो उसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कोई भी चालक हो तो उसके बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यदि उसमें परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब देखो देखिए, जहाँ के चादरों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, और ये आपको पता ही है सिग्मा, सिग्मा आपका क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो होता है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। तो E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए लिख दी। V इक्वल टू होता है ई डी, या आप कह सकते हैं E इक्वल टू वी अपॉन डी। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं ये हम इक्वेट कर देंगे। अभी आपने E इक्वल टू निकाला है Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, और E इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू ई डी, याद रखिएगा। E इक्वल टू होता है V अपॉन डी। तो V ये दोनों E को आप इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो V अपॉन डी इक्वल टू हो गया Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो V की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, V इक्वल टू हो जाएगा क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब Q इक्वल टू, ये देखिए ये यहाँ तक आ गया। अब Q इक्वल टू होता है VC। Q इक्वल टू क्या होता है, VC। Q इक्वल टू होता है VC। तो आप क्या करो, C इक्वल टू हो गया Q अपॉन V। C इक्वल टू हो गया Q अपॉन V। अब यहाँ से आप V की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, Q अपॉन क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है। क्यू क्यू कैंसिल, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी आपकी, C
सी की वैल्यू आ जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो ये आपका संधारित्र की धारिता हो गई। ठीक है, ये देखिए ये आपके संधारित्र की धारिता हो गई सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है, इस सूत्र से स्पष्ट है कि ऊंची धारिता का संधारित्र बनाने के लिए ए अधिक होना चाहिए। ठीक है, देखो ए बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, यानी कि प्लेटों को बड़े क्षेत्रफल का लेना चाहिए। डी कम होना चाहिए। डी अगर आप कम करो, क्योंकि आपको पता ही है इनके बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, सी प्रोपोर्शनल टू ए है, सी प्रोपोर्शनल टू 1/d है। डी बढ़ाओगे तो सी कम होगा, ए बढ़ाओगे तो सी बढ़ेगा। ठीक है, और सी प्रोपोर्शनल टू के है, अगर के जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सी होगा। बात समझ में आ गई। और प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसका परावैद्युतांक के अधिक हो, अगर हमको धारिता बढ़ानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊंची धारिता का संदर्भ बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आपको फार्मूला याद है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो आप ये तीनों चीज़ें लिख सकते हो अपने आप। यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो तो के बराबर 1, तो इसका उस केस में सी नॉट इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी कि यदि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक पदार्थ नहीं है, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो उस केस में जो सी नॉट होगा, यानी कि जो इनिशियल कैपेसिटेंस होगा, यानी कि जो धारिता संधारित्र की जो धारिता होगी वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगी। अगर उसमें आप के पदार्थ के परावैद्युत जो परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक के हो, अगर आप के लगा दो उसमें, तो यहाँ पे बस वो फॉर्मूला सी बराबर, क्योंकि तब पर भाई धारिता चेंज होगी, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा, यानी कि के गुना हो जाता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन्हीं दोनों इक्वेशन को। एक सी इक्वल टू है, सी तब है जब आपने के जो है आपने के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रख दिया है उसी माध्यम में। ठीक है, तो और सी नॉट कब है, जब वहाँ पे निर्वात है। अच्छा, फिर चाहे समझ लीजिए ये क्या है, ये निर्वात वाला केस है। ए बी इनके बीच की दूरी डी है, तब ये सी नॉट बराबर, तो इसकी धारिता कितनी है सी नॉट, और उसी जगह अगर ये प्लेट ले ली ए बी, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ठीक है, डी दूरी पे, मतलब ये पूरी की पूरी डी दूरी को ये कवर कर ले, तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, और इसका जो परावैद्युतांक है वो के है, इसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, तब इसकी धारिता क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो सी अपॉन सी नॉट बराबर के, यानी कि सी बराबर के सी नॉट, यानी कि अगर परावैद्युतांक वाला परावैद्युतांक जो है डाल दोगे उसमें, तो जो धारिता है वो के गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए के का मान 1 से अधिक होता था, स्पष्ट है कि प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता उसी आकार के निर्वात संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है, के बराबर सी अपॉन सी नॉट। तो ये के की परिभाषा भी आपको मिल गई, सी अपॉन सी नॉट। ठीक, अब एक नया डेरिवेशन है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, आंशिक रूप से, अभी आपने जो निकाला था उसमें पूर्ण रूप से रखा था, अब जो हम निकाल रहे हैं उसमें आंशिक रूप से रखा है। ठीक है, बहुत आसान सा है डेरिवेशन, थोड़ा सा बस समझने लायक है इसमें। देखो ये दो प्लेटें हैं एक्स वाई, इनके बीच की दूरी डी है, और ये जिसमें टी चौड़ाई वाली, इसकी चौड़ाई कितनी है टी, तो टी चौड़ाई वाली इसमें क्या है, मोटी टी चौड़ाई वाली जो है इसमें परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। ठीक है,
तो देखिए अब क्या होगा, जो प्रारंभ में जब जो है ई नॉट, अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ पहले हम उसी को ही पढ़ देते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। माना एक्स वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनकी बीच की दूरी डी है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी जिसका परावैद्युतांक के मोटाई टी है रखी गई है। ठीक है, अब प्लेटों के बीच वायु में दूरी डी माइनस टी होगी, अतः प्लेटों के बीच में वायु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अब ऐसे समझ लीजिएगा, देखिए समझिएगा, मैं आपको बता, देखो जैसे कि मान लो ये आपकी ए है, ये बी है। अभी इसको विद्युत क्षेत्र जो है वो ई नॉट है, इस समय जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे ई नॉट है। हमने क्या किया, और इसके बीच की दूरी क्या है डी। हमने क्या किया, यहाँ पर एक टी मोटाई की, टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। ठीक है, तो अगर ये विद्युत क्षेत्र इधर है तो इसका मतलब इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो तभी तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा। ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है ई नॉट, ई नॉट याद रखना बाह्य विद्युत क्षेत्र है। अब क्या किया, जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है या परावैद्युत पदार्थ होता है उसका जो पोलराइजेशन, जो उसका ध्रुवण होता है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस, इधर की तरफ माइनस आ जाएंगे और इधर की तरफ प्लस आ जाएंगे। बस यही चीज़ याद रखना कि परावैद्युत पदार्थ का जो ध्रुवण होता है वो कम होता है। ठीक, तो कम होने की वजह से ये देखिए इसके अंदर माइनस आ गया और यहाँ इधर की तरफ प्लस आ जाता है, तो ये प्लस है इधर और इधर माइनस है, तो यानी कि इधर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र ई आई इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ई आई एक इंड्यूस हो जाता है, लेकिन ये जो ई आई होता है वो ई नॉट के बराबर नहीं होता, ये ई नॉट से छोटा होता है। तो ये क्या करता है, ये परावैद्युत पदार्थ के अंदर परावैद्युत, देखो दो रीजन है, एक रीजन है टी रीजन वाला, मतलब एक टी क्षेत्र है जहाँ पर जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो ई होगा। ई क्यों होगा, वो ई नॉट माइनस ई आई, यानी कि ये जो नेट जो ई नॉट है उसको ये क्या कर रहा है ई आई, क्योंकि उत्पन्न हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई नॉट को वो कम करेगा। तो टी रीजन वाले में तो आपका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई होगा। ठीक है, और जो इसके जो बाहर वाला रीजन है यानी कि जो डी माइनस टी वाला रीजन है, डी माइनस टी, देखो ये पूरा का पूरा डी है और इससे टी माइनस कर दो तो आपका ये जो रीजन बचेगा ये रीजन आपका डी माइनस टी रीजन है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका ई नॉट ही है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका ई नॉट ही विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो यहाँ पे बाहर वाला ही विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन जो परावैद्युत है तो परावैद्युत के अंदर जो आपका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आपका कम हो जाएगा। मतलब ये इस रीजन में जहाँ टी है, मतलब जो टी चौड़ाई है वहाँ पे परावैद्युत, वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ई आई उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यही चीज को याद रखना। तो ई नॉट क्या है, ई नॉट जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र है, और ई क्या है, ई बाद में जो घट रहा है विद्युत क्षेत्र वो है। ठीक है, अब प्लेटों के बीच की दूरी ई नॉट, दूरी डी माइनस टी में है, वही चीज मैंने बताई, और वैद्युत क्षेत्र ई दूरी टी में है। यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर वी हो तो वी बराबर ई डी। ई नॉट आपका देखो बाहर की तरफ, मतलब ई नॉट जो है वो डी माइनस टी पे है, तो v बराबर ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। ई नॉट क्या हुआ, ई नॉट ई जो है वो कहाँ पे है, ये आपका टी रीजन पे है। ठीक है, ई का मतलब है आपका ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट जो वाह वाला था माइनस ई आई जो इधर उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये ई नॉट है। ठीक, तो ई वाला जो है आपका वो टी रीजन पे है,
बात समझ में आ रही। और डी माइनस टी कहाँ पे है, डी माइनस टी आपका बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है वहां पे, डी माइनस टी पे आपका ई नॉट है। तो बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, v इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। ई नॉट की जगह यही वैल्यू उठा के रख देंगे q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ई नॉट की जगह, ई नॉट एक्चुअली आपका जब वहाँ पे विद्युत क्षेत्र जब k नहीं है तो ई नॉट बराबर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के हो गया। और c बराबर क्या होता है, ये तो आपका v है, ये क्या है, ये v है। c बराबर होता है q अपॉन v। तो ये जो वैल्यू v की आई है ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए, c बराबर q अपॉन v, तो q अपॉन ये v की वैल्यू, ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक। q q कैंसिल, तो ये एप्सिलॉन नॉट a आपका ऊपर चला जाएगा तो c बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो k का मान सदैव 1 से अधिक होता है, प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी d से कुछ घट जाती है क्योंकि d माइनस टी करेंगे जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। अब इसमें कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां। देखो यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में ही परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब T बराबर D होगा। आपको क्या करना है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फार्मूला याद रखना है। तो अगर पूरे स्थान में ही, जैसे ये प्लेट है तो यहाँ ये T था, ये D था, अगर पूरे स्थान में ही परावैद्युत भर दें, यानी कि ये पूरे स्थान को परावैद्युत से भर दें तो D बराबर T होगा। तो D बराबर T हो तो इस फार्मूले में D बराबर T कर दो, यानी D और T बराबर हो गए तो D माइनस डी कर देंगे। देखो D माइनस डी कर देंगे, 0 हो जाएगा, और T अपॉन D यानी कि D अपॉन के कर देंगे। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकंड केस, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर निर्वात अथवा वायु हो, तो निर्वात अथवा वायु होगा तो T बराबर 0 होगा। ये देखो निर्वात अथवा वायु हो तो मतलब यहाँ पे कोई स्लैब लैब तो है नहीं, ठीक। तो यहाँ पे T बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब T बराबर 0 हो जाए तो यहाँ पर T बराबर 0 कर दो, यहाँ T बराबर 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो आपका आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तीसरा केस, फार्मूला आपको बस यही याद रखना, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी हो तो K बराबर इन्फिनिटी, तब संधारित्र की धारिता। देखो धातु की पट्टी है, धातु की पट्टी के लिए जो K होता है वो इन्फिनिटी होता है, ये याद रखना। T मोटाई की कह रहा है तो D माइनस टी हो जाए भाई, T मोटाई की। यहाँ पे पहले अभी तक हम डाइलेक्ट्रिक लगाते थे, वो अब उसकी जगह हम धातु की पट्टी रखे दे रहे हैं, तो धातु की पट्टी, बाकी फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन K उसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। K इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, ठीक। अब नेक्स्ट केस, यदि दोनों प्लेटों के बीच K1 K2 परावैद्युतांकों की पट्टियां रखी हों जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1 T2 T3 हों, तब समीकरण में संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ये है बेसिकली, ये ये संधारित्र है, ये D दूरी है। अब यहाँ पे एक पट्टी ऐसे रखी T1 की, इसका परावैद्युतांक K1 है, दूसरी पट्टी रखी T2 मोटाई की, इसका परावैद्युतांक K2 है, तीसरी रखी T3 की, इसका परावैद्युतांक K3 है। तो अब जहाँ D माइनस टी लिखा हुआ है तो T की जगह आप T1 प्लस T2 प्लस T3 लिख दो, और जहाँ पे T अपॉन K लिखा हुआ है
तो वहाँ पर T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 लिख दो, वैसे ही लिख दो जैसा सब लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यही इसमें किया गया। तो यही आपका जनरल फार्मूला बन जाएगा, C=ε0A/D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में ही परावैद्युत की पट्टियां भरी हो, यानी कि D पूरा कवर हो जाए किससे, T1 प्लस T2 प्लस T3 से। ठीक, तो D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। फार्मूला आपका वही पिछला वाला चलेगा। तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 करोगे तो ये तो आपका टर्म 0 हो जाएगा, ले दे के बचेगा क्या, नीचे ये वाला। देखो जब ये कंडीशन होगी तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, यही बचेगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा।